गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल छठी बार देश को संबोधित किया। गरीबों के लिए अनाज वाली योजना में गेहूं, चावल और दाल के साथ अब पीएम ने चना भी जोड़ दिया 1 किलो। साथ में बिहार के महापर्व छठ का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के बाद भोजपुरी और मैथिली में ट्वीट भी किया। और अब इसे बिहार चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में चना और छठ पूजा का जो जिक्र हुआ है वो अनायास है या फिर इसके पीछे साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की सोची समझी रणनीति है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करते हुए गरीबों को 5 माह का अतिरिक्त मुफ्त राशन देने की घोषणा के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम है वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इसका चुनाव से कोई संबंध, अगर लॉकडाउन नहीं होता, अब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में गरीब सबसे ज्यादा परेशान हुए तो गरीबों को मदद मिलनी चाहिए, तो इसका चुनाव से क्या संबंध। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये घोषणा भी नहीं होती जो है, और केवल कोई अनाज के कारण किसी को वोट देता होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, बीजेपी चाहे कितना ही इस बात को नकार ले कि ये चुनाव से संबंधित नहीं है, लेकिन साफ तौर पर ये सोची समझी रणनीति नजर आ रही है बिहार के चुनाव को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री का कल राष्ट्र को संबोधन था वो एक तरह से बिहार के चुनाव का श्री गणेश, उन्होंने चुनावी अभियान का श्री गणेश किया है, क्योंकि बिहार बीजेपी के खासकर एनडीए के नेताओं को मालूम था कि ये घोषणा होने वाली है। इसलिए 4 दिनों पूर्व ही औपचारिक रूप से जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की थी कि इस स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से 5 महीने बढ़ाए जाने के बाद उनके लिए ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। और उन्हें मालूम है, क्योंकि कल सुशील मोदी ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि इससे करीब 13,000 करोड़ रुपए जो है अब तक अनाज बांटने पर बिहार के लोगों के बीच केंद्र सरकार खर्च कर चुकी है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने करीब 8,500 करोड़ जो है लोगों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत जो है पिछले 3 महीनों के अंतर्गत 3 महीने के दौरान डाले हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि बिहार में जो चुनाव होगा उसमें भाषण में राशन का जो पूरा इनपुट है वो सबसे ज्यादा हावी होगा। राशन जो है सबसे डोमिनेटिंग थीम होगा। और एनडीए के लिए राहत की खबर इसलिए भी है कि 35 लाख लोग जो प्रवासी श्रमिक वापस आए हैं उनके लिए उनके पास काम नहीं है। काम जो अभी तक मनरेगा में उन्होंने दिया है मात्र 2 लाख लोगों को दिया है। बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे वो वापस भी जा रहे हैं, लेकिन हाँ, जब अनाज रहेगा तो उनको मालूम है कि वो कम से कम समाज में कोई अनरेस्ट नहीं होगा। यही उनका फीडबैक था। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसी राशन और के वितरण के माध्यम से जो है वो चुनावी वैतरणी एक तरह से पार करने में कामयाब भी होंगे। सारिक, लेकिन मनीष, अगर देखें तो लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो वो एक प्रधानमंत्री की तरह बोलते हैं। ऐसे में जब कोरोना संकट अपने विकराल रूप पर है, लोगों की जान जा रही है, मामले 5.5 लाख से ऊपर चले गए हैं, ऐसे में उनका ये भाषण चुनावी बिगुल जैसा लगता हुआ दिखा है। और उसके बाद उन्होंने मैथिली और भोजपुरी में भी ट्वीट किया है। इसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से सवाल पूछ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक तरह का उनका बिहार के चुनाव के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत थी, श्री गणेश थी। और वो चाहते हैं कि जितना लोग छठ पूजा की बार बार चर्चा करेंगे कि छठ की उन्होंने चर्चा की, लेकिन उन्होंने बकरीद की चर्चा नहीं की और गुरु नानक देव जयंती की चर्चा नहीं की,
तो उतना ही उनको लाभ होगा, उनको अपने वोटरों को कंसोलिडेट करने में एक तरह से फायदा होगा। वो चाहते हैं कि इस पर वाद विवाद जो है वो जारी रहे और इनकी भाषण की भी चर्चा होती रहे, लेकिन इसका एक परिणाम तो यह होगा कि बिहार में अगले 5 महीने तक लोगों को चुनाव के ही आड़ में आप कह सकते हैं कि मुफ्त अनाज न केवल बिहार बल्कि अन्य राज्यों के लोगों को भी मिल जाएगा। सारिक, शुक्रिया शुक्रिया मनीष। और जहां तक ईद का जिक्र है, यानी जिसे हम बकरीद कहते हैं, कि उसका जिक्र नहीं किया, तो उसका कोई मतलब भी नहीं था आदिति। जो लोग ये सवाल पूछे उनके लिए जवाब ये है कि वो इस महीने के आखिर तक, आखिर में ही है, तो वो ऐसे ही कवर्ड है। तो उनका जिक्र था, अगर मुझे लगता है दिवाली और छठ का कहने का जिक्र ये था, मतलब ये था कि वो नवंबर तक चलेगा, क्योंकि वो अक्टूबर नवंबर तक वो नहीं था शारिक। बात यहाँ पर ये है कि किसी एक उसके त्योहार की बात आप क्यों कर रहे हैं? आपको सभी के त्योहारों का जिक्र कर देना चाहिए था जब आप कर रहे थे। तो इसीलिए सवाल अलग अलग तरह के उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर खासकर काफी इसकी चर्चा हो रही है। दिल्ली का रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करने जा रहे हैं। देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खुलने जा रहा है। दिल्ली का इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में ये इसको खोला जाना है। डॉक्टर और अस्पतालों को मरीज की जरूरत को देखते हुए प्लाज्मा के लिए यहाँ संपर्क करना होगा। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ही इसका ऐलान किया था और आज इसका उद्घाटन होना है। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। शरद, अगर देखें तो कोरोना की कोई इलाज तो है नहीं, ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी एक सटीक तो नहीं कहा जा सकता, एक्सपेरिमेंटल कहा जाता है, लेकिन इससे कई लोगों को राहत मिली है, कई लोग ठीक भी हुए हैं, तो एक उम्मीद की किरण की तरह तो है ही। तो अब लोगों को शायद ना भटकना पड़े प्लाज्मा के लिए। बिल्कुल, असल में कोरोना के लिए प्लाज्मा जो है अभी कोई पुख्ता इलाज तो नहीं है। इसको कोई ऐसा स्टैंप इसके ऊपर नहीं लगाया कि हाँ ये इसका इलाज है। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि LNJP में 35 लोगों को प्लाज्मा दिया गया, 34 लोग बच गए। मैक्स साकेत जो कि एक प्राइवेट अस्पताल है, वहां 49 लोगों को प्लाज्मा दिया गया, 46 लोग बच गए। तो इससे देखने से तो ऐसा लगता है कि फिलहाल कारगर ये साबित हो रहा है, लेकिन ये उन्हीं लोगों पर दिया जा रहा है जिनके बारे में लगता है कि इनकी स्थिति खराब होने से बचाई जा सकती है। जो ये कहा जाए कि मॉडरेट लेवल की जिनकी बीमारी है, तो उन्हीं को ये दिया जा रहा है और बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जा रहा है। तो इस वजह से भी इसका जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। और क्योंकि अभी और कोई दवाई भी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है, और अभी निकट भविष्य में ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि कोई दवाई आएगी या वैक्सीन आएगी, तो ऐसे में फिलहाल प्लाज्मा ही सबसे अच्छा विकल्प या फिर एकमात्र विकल्प अभी नजर आ रहा है। तो ऐसे में दिक्कत ये आ रही है कि जब मरीज जो हैं वो उनके परिजन प्लाज्मा के लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उनको कई दिन लग जाते हैं। तो ऐसे में प्लाज्मा बैंक का खुलना न सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि ये कहा जाए कि पूरी दिल्ली के लिए और देश के लिए भी एक अच्छा संकेत तो है ही, क्योंकि इससे ये मैसेज जाएगा कि जब तक और कुछ इंतजाम नहीं हो रहा है तब तक इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। और दूसरे राज्य भी जो है इसकी देखा देखी प्रेरणा ले सकते हैं कि दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक खुला है तो बाकी राज्य भी इस तरह की कुछ कोशिश कर सकते हैं जिससे कि लोगों की जान बच सके। शरद, ये जो बैंक है क्या फिलहाल इसमें सिर्फ दिल्ली के ही मरीजों के लिए जो प्लाज्मा बैंक है वो इस्तेमाल कर पाएंगे, या दूसरे राज्य के लोग, चाहे अगर हम सिर्फ NCR की ही बात कर ले, क्या नोएडा गुड़गांव जैसे इलाकों से भी लोग आके ये प्लाज्मा ले सकते हैं? और दूसरा कि किस तरह की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है खासकर डोनर्स के लिए? देखिए, अभी ये साफ नहीं है। हालांकि लोग तो कहीं के भी आ सकते हैं, NCR के भी आ सकते हैं, कहीं के भी आ सकते हैं, पूरे देश से कहीं के भी आ सकते हैं। लेकिन क्या नोएडा और गाजियाबाद के अस्पतालों से अगर डिमांड आएगी तो वहां पर ये प्लाज्मा दिया जाएगा? इस पे अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि दिल्ली की अपनी जरूरत जो है क्या वो पूरी हो पा रही है, ये पहले देखना होगा। तो इस पर स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तक कोई रोक नहीं है, क्योंकि एक जो रोक लगाई गई थी कि केवल दिल्ली के लोगों का ही यहाँ पर इलाज होगा, वैसी कोई बाध्यता तो है नहीं। तो इसलिए लगता नहीं कि ऐसी कोई बाध्यता जो है यहाँ पर लगाई जाएगी, लेकिन स्थिति इस पे स्पष्ट होना जरूरी है। दूसरा, जो डोनर्स हैं उनके लिए यहाँ पर इंतजाम ये किया गया है कि केवल उनको फोन करना है और एक अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि वो डोनेट करना चाहते हैं। उसके बाद ये अस्पताल की जिम्मेदारी हो जाएगी कि गाड़ी भेजकर कैसे उनको बुलाएंगे, कैसे वो अस्पताल तक आएंगे और कैसे वो डोनेट करेंगे। ये सारा आने जाने का इंतजाम तो जो है ये अस्पताल का हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी समस्या इसके अंदर ये है कि लोगों के मन में जो डर है कि कहीं वो दोबारा संक्रमित ना हो जाएं, लोगों को ये भी लगता है कि आखिर जब तक हमारे अपने परिजन ना हो या अपने यार दोस्त ना हो
तो अन्य लोगों के लिए हम लोग जो हैं डोनेट करने क्यों जाएं? तो एक वो भावना जब तक नहीं आएगी कि कोई भी हो, है तो देशवासी ही, राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं तो देशवासियों को बचाने से बड़ा तो कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक ये जो प्लाज्मा थेरेपी है या जो प्लाज्मा बैंक है ये कामयाब नहीं हो सकता। जरूरी है कि लोगों के मन में ये भावना आए कि लोग कोई भी हैं, व्यक्ति कोई भी है, उसकी जान बचाना जरूरी है। शुक्रिया शरद विस्तार से बताने के लिए। तो और एक तरीके से देखें तो अगर आप कोरोना पॉजिटिव रहे हैं, आप ठीक होकर अपने घर में हैं, तो आगे आइए, मदद कीजिए। इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का कोई फिर से इन्फेक्टेड होने का चांस नहीं है। और ILBS में ये बैंक बनाया गया है जहां कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं होता है, तो पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं जवानों की जो प्लाज्मा डोनेट करके जान बचा रहे हैं दूसरों की। बड़ी संख्या में प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आए हैं जवान। अर्धसैनिक बलों के जवान भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, हम सभी जानते हैं। बड़ी तादाद थी, करीब 3,500 के लगभग अर्धसैनिक बलों के जवान जो हैं वो कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसमें से 2,000 के करीब ठीक भी हो गए हैं। और संक्रमित कई जवानों ने कोरोना से जंग जीत ली है। अब प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जवान तैयार हो गए हैं और प्लाज्मा देकर गंगाराम अस्पताल में एक महिला की हाल ही में जान बचाई है। लेकिन इसके अलावा भी कई लोगों के लिए जवान मदद को इस तरीके से आगे आ रहे हैं। मुझे मालूम चला कि तो प्लाज्मा डोनेशन के लिए NDTV भी लगातार अभियान चला रहा है और इस अभियान के तहत आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर जो ईमेल है उस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। प्लाज्मा दीजिए, जान बचाइए। और दिल्ली में कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बड़े पैमाने पर बढ़ाने के आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दे दिए हैं और उसके निर्देश पर दिल्ली सरकार ने अभी अपने सभी DM को आदेश दे दिया है। हर DM रोजाना अपने जिले में 2,000 एंटीजन टेस्ट का लक्ष्य रखे, ये निर्देश दिया गया है। अभी दिल्ली में हर जिले में औसतन 1,000 एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। एंटीजन टेस्ट के सेंटर भी 193 से बढ़कर 250 करने का आदेश दे दिया गया है। अब तक रैपिड एंटीजन टेस्ट केवल कंटेनमेंट जोन में हो रहे थे। सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित ऐप टिकटॉक था, जिसे भारत में बड़ी तादाद में लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अब इन ऐप्स पर जब पाबंदी लगी तो उसका क्या असर होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये पाबंदी कब तक रहेगी, ये भी पूछा जाएगा। ऐसे ही कुछ अहम सवालों के जवाब जानिए हमारे टेक एडिटर राजीव मखनी से। 59 ऐप्स बैन हो गए इंडिया में, ये तो आपको आई थिंक ऑलरेडी पता ही है। लेकिन इस ऐप बैन के बीच में से बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सवालों के जवाब दिए जाए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड फ्रीक्वेंटली थॉट क्वेश्चंस ऑन दिस बैन। सबसे पहला मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, क्या सारे 59 ऐप्स चाइनीज हैं? जी बिल्कुल, सब चाइनीज हैं। क्यों बैन हुए ये ऐप? गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट है वैसे तो बहुत पुअरली वर्डेड है, लेकिन मेन जो उसका मिश्रण निकलता है वो ये है कि ये एप्स जो हैं ये डेटा स्टील कर रहे थे फ्रॉम इंडियन यूजर्स और एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके थे फॉर इंडिया। इस बैन के साथ क्या सिक्योरिटी और डेटा थेफ्ट ऑफ इंडिया में कंप्लीटली खत्म हो गया है? जी नहीं, नॉट एट ऑल। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। जबकि चाइनीज ऐप नोटोरियस है डेटा थेफ्ट के लिए, जाने जाते हैं उसके लिए। मिलियंस ऑफ और ऐसे ऐप्स हैं अलग अलग कंट्री से जो बिल्कुल यही चीज करते हैं और करते रहेंगे। तो क्या ये पॉलिटिकल डिसीजन था? जी हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल डिसीजन। क्या है कि आजकल जो करंट एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहा है, ये जो टोकन बैन किया है बहुत केयरफुली चोजन एप्स का, ये एक फील गुड है, बहुत ही नेशनलिस्टिक अप्रोच है। तो ये जो एप्स हैं ये बैन होंगे कैसे, ये है $1 मिलियन सवाल। क्योंकि एप्स को बैन करना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले तो एक नोटिफिकेशन दी जाएगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कि ये एप्स को ब्लैकलिस्ट करिए। इसका मतलब है उन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये एप्स कौन से होस्ट नेम्स पे हैं, कौन से डोमेन्स पे हैं। इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि ओवर ब्लॉकिंग हो सकती है और ऐसे एप्स जो सेम होस्ट सर्वर्स पे हैं वो भी सफर कर सकते हैं।
फिर गूगल और एप्पल को इन एप्स को हटाना पड़ेगा अपने स्टोर से। लेकिन याद रखें, गूगल और एप्पल सिर्फ वही नहीं है जिनके स्टोर्स हैं, ऐप स्टोर्स हैं, बहुत सारे और ऐप स्टोर्स हैं जहां पे ये एप्स फिर भी मिल जाएंगे। फिर लोग जो है दे कैन इंस्टॉल देम फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एन एपीके, ऐप की वेबसाइट पे जाके एपीके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये जो ऐप है सिर्फ काम करेगा ऑन एप्स लाइक टिकटॉक या यूसी न्यूज, इनको एक लाइव इंटरनेट फीड चाहिए होता है टू एक्चुअली शो यू थिंग्स। जो लोगों के पास एप्स हैं दैट कैन एक्चुअली कंटिन्यू यूजिंग दीज एप्स, जिनको एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए, दोज एप्स यू कैन स्टिल यूज। ऐसी और क्या चीजें जो हम लोग को नहीं समझ आ रही, रियलाइज नहीं कर रहे हम लोग अबाउट दिस ऐप बैन। आई थिंक हम लोग ये भूल रहे हैं कि इंडियन जॉब्स और इंडियन वर्कर्स भी सफर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐप कंपनीज के इंडियन ऑफिसेज हैं, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। प्लस मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये ऐप को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, एक जरिया है उनकी इनकम का। वो तो गया बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ये बैन परमानेंट है फॉर दीज एप्स? देखिए, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आजकल तो बहुत टेंशन चल रही है, इंडो चाइना भाई भाई नहीं है, बाय बाय है, तो अब तो ये ऐप का बैन हो गया। जब चीजें इंप्रूव हो जाएंगी पॉलिटिकल फ्रंट में, हम लोग फिर बन जाएंगे भाई भाई। फिर कहते हैं द ब्रदरहुड ऑफ द एप्स, उनके साथ होगा एक कमबैक। ये एप्स वापस जरूर आएंगे, ये पक्की बात है। तो टिकटॉक सबसे मशहूर था। इसके अलावा हम आपको बता दें वीमेट, हेलो और लाइकी के भी काफ़ी यूजर्स थे देश में। अब सवाल है क्या प्रतिबंधित ऐप्स के विकल्प क्या हैं? मित्रों और चिंगारी ऐप टिकटॉक के दो देसी विकल्प हैं। कल देर शाम आपको बता दें कि इसको लेकर काफ़ी फर्क देखा गया है। सरकार के फैसले के बाद इन ऐप्स को डाउनलोड करने वालों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ी। इसके अलावा रोपोसो ऐप भी है जो वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके भी भारत में करोड़ों यूजर्स हैं। और सरकार के फैसले के बाद चिंगारी ऐप के यूजर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐप के को फाउंडर सुमित घोष ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने कल ये जानकारी दी कि आज पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। ऐप पर प्रति मिनट 10,000 यूजर्स आ रहे हैं। हर घंटे 30 लाख वीडियो स्वाइप किए या देखे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2 करोड़ 60 लाख वीडियो देखे गए हैं। यानी कि इस ऐप की तो शारीरिक लॉटरी लग गई है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि हर घंटे 90,000 नए यूजर्स ऐप से जुड़ रहे हैं। हमारी टेक और इंफ्रा टीम इसे आसानी से हैंडल कर रही है। बैन पर टिकटॉक की ओर से भी बयान जारी कर कहा गया है, भारत सरकार का 59 ऐप पर बैन का अंतरिम आदेश। टिकटॉक पर भी बैन है, हम आदेश को मान रहे हैं। सरकारी एजेंसियों से मिलकर अपनी सफाई पेश करेंगे। टिकटॉक भारतीय कानून के तहत डेटा प्राइवेसी का पालन करता है। हमने भारत के लोगों का डेटा चीन सरकार को नहीं भेजा। भविष्य में ऐसा करने को कहा जाता है तो भी नहीं करेंगे। और अमेरिकी सरकार ने हुआवेई और ZTE कॉरपोरेशन को अमेरिका में सुरक्षा के लिए खतरनाक कंपनी करार दिया है। इसके साथ ही दोनों चीनी कंपनियों से सामान की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी इक्विपमेंट खरीदने को लेकर मिलने वाले $8.3 अरब के फंड को ट्रंप सरकार ने रोक दिया है। अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन अजीत पाई ने साफ साफ कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट हटाने होंगे। अजीत पाई के मुताबिक इस फैसले में कांग्रेस, खुफिया विभाग और साथी दलों की भी राय ली गई है। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में चल रही सियासी गहमा गहमी से जुड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी आलाकमान के बीच बैठकों का कई दौर चले हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार के नामों पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो सका है। लिहाजा शिवराज कैबिनेट के दूसरे विस्तार पर अभी भी सस्पेंस के बादल मंडरा रहे हैं। मंगलवार को शिवराज सिंह भोपाल लौट आए और पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यों और केंद्रीय नेतृत्व के बीच नामों पर अंतिम सहमति नहीं बन पा रही है और कैबिनेट विस्तार में देरी की सबसे बड़ी वजह इसे ही माना जा रहा है। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौटे।
मुख्यमंत्री आवास गए, फिर मंत्रालय में बैठक करने लगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री समेत पार्टी के आला नेताओं से मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी बैठे, लेकिन अपने मंत्रियों की संख्या 5 से ज्यादा बढ़ा नहीं पाए। बहुत जल्दी सर, कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। सूत्रों के मुताबिक 22 विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें 18 सिंधिया समर्थक हैं। सिंधिया खेमा चाहता है उनके कोटे से 11 मंत्री इन 18 विधायकों से बने। फिर 4 बचे विधायकों को मंत्री पद दिए जाने का भी दबाव है, यानी कांग्रेस से बीजेपी में आए 15 बागी मंत्री बनेंगे, जिससे बीजेपी के वरिष्ठों में खलबली है। 2 उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर भी सवाल है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ग्वालियर से दिल्ली सफर को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा कमलनाथ सरकार गिराने का सूत्रधार माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक आला कमान इंदौर में गुटखा कारोबारी पर छापे और कुछ अधिकारियों के साथ उनके संबंधों को लेकर भी सख्त है। नाराजगी राज्यसभा चुनाव में वोटिंग में हुई गड़बड़ी से भी उपजी है। केंद्रीय नेतृत्व ने बार बार मंत्रिमंडल में कुछ खास चेहरों को तवज्जो देने पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन नए चेहरे चाहता है, इसे लेकर सत्ता, संघ और संगठन में एक राय नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से अब लगातार इस बात की मीमांसा की जा रही है और चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जल्दी इसका पूरा खाका सबके सामने आएगा, विस्तार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कांग्रेस कटघरे में खड़ रही है, पहले ये बात बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह की औपचारिक दिनांक की अभी तक घोषणा नहीं करी थी। सत्ताधारी बीजेपी अपने झगड़े निपटा नहीं पा रही, उधर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। बीजेपी को लोकतंत्र का हत्यारा बता रही है। सवाल मंत्रिमंडल गठन पर भी पूछ रही है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रही है। शिवराज सिंह जी कितने पंगु मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं कि एक अपना बस्ता लिया, नाम लिए, एक दरवाजे पे, उससे दूसरे दरवाजे पे, दूसरे से तीसरे दरवाजे पे, तीसरे से चौथे दरवाजे पे, 3 महीने 4 महीने 100 दिन से ऊपर मंत्रिमंडल नहीं बना। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस मध्य प्रदेश का। मैं समझता हूँ जितनी जल्दी हो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे देना चाहिए। 24 उपचुनावों से पहले बीजेपी को दिक्कत अपने बागियों से भी है। कई पूर्व मंत्री पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो भंवर सिंह शेखावत जैसे नेता कैलाश विजयवर्गीय पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। लगभग 100 दिनों पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ गए, कमल की सरकार आई। अब विपक्ष को लगता है कि जिन लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उनसे उपजा असंतोष और उपचुनाव के बाद के नतीजे राज्य में सियासी समीकरण एक बार फिर से बदल सकते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। अनुराग, ये काफी खिचड़ी पक रही है, उसको समझाने की जिम्मेदारी तो मैं आप ही को देता हूं। मेरा बड़ा छोटा सा सवाल ये है कि आखिरकार बीजेपी अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स या अंदरूनी जो खींचतान है उसका शिकार है, या फिर जो बाहर से आए और कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए जिम्मेदार रहे, उनको लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पा रही? वजह क्या है? देखिए शशांक, हमारे एक वरिष्ठ साथी ने अभी लिखा कहीं पर कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लौटा क्यों, लुटा नहीं लौटा क्यों। तो जो दिल्ली दौड़ लगाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उसके बाद लग रहा था कि मामला सुलझेगा। लगभग 3 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई, वो अपने हिसाब से तय करेंगे। लेकिन एक संवैधानिक दायित्व अगर वो ना भी माने तो भी एक परंपरा तो है कि आपके पास एक मंत्रिमंडल होगा। 5 मंत्रियों से आप सरकार चला रहे हैं, वो भी कोरोना के वक्त में, तो काफी सारे अहम विभागों में समन्वय की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जाहिर सी बात है, चूंकि सरकार इतने कमजोर विकेट पर है कि बहुत ज्यादा वो, अगर आप समझें कि आगे आकर और आक्रामक होकर खेलेगी, तो ये सरकार के बस की बात नहीं है। जहां तक मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर रहा, 2 उप मुख्यमंत्रियों की बात रही, बीजेपी के अपने दिग्गज नेताओं की बात है, तो कई सारे ऐसी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को मंत्रियों के नाम तय करने में बहुत दिक्कत आ रही है। जिसमें सबसे पहले है कि आप सिंधिया खेमे से जो लोग लेकर आए, सिंधिया जी के खेमे का ये कहना है कि भाई 18 लोग आप मेरे खेमे के हैं, 4 आप अपने अपने हिसाब से रखें, हमें उनसे मतलब नहीं है, लेकिन इन 18 में से 11 पद मंत्रियों के आप हमें दीजिए। फिर उन 4 को, चूंकि वो इंदल सिंह कंसाना हो या फिर बिसाहू लाल सिंह हो, काफी वरिष्ठ हैं, 5-5, 6-6 बार के विधायक रह चुके हैं, पिछली सरकार में कांग्रेस की मंत्री रह चुके हैं, तो उनको भी मंत्री पद
दिया जाना है। तो ऐसे में अगर 14-15 तो अगर जो कांग्रेस से लोग बीजेपी में आए हैं उन्हीं को मंत्री पद आप दे देते हैं तो आपके पास जो वैकेंसी बचती है, क्योंकि मुख्यमंत्री सहित वो कुल 35 मंत्री हो सकते हैं, 5 आपके पहले से ही हैं, 3-4 पद आप सोच रहे हैं खाली रखें ताकि बाद में अगर किसी किस्म की कोई जोड़ तोड़ करना हो या फिर किसी को पद से नवाजना हो तो आप कर सकते हैं। यानी आप इस विस्तार में 20 से 25 मंत्री बना पाएंगे। 15 आप दे देते हैं तो आपके पास अपने जो दिग्गज मंत्री हैं वो 10 से 12 रहते हैं। अब आप सोचिए जो 3-3 टर्म में मंत्री रह चुका हो, 15 साल से मंत्री रह चुका हो, उसको आप मंत्री पद नहीं देंगे क्योंकि बाहर से आपके पार्टी में कुछ लोग आए हैं, तो निराशा कितनी होगी। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि ग्वालियर चंबल में से उपचुनाव होने हैं, सबसे ज्यादा सीटें वहीं पर है, ऐसे में वहीं से सबसे ज्यादा मंत्री भी आप बना रहे हैं, तो जिनको आप मंत्री नहीं बनाएंगे बीजेपी के, और दूसरे जिन लोगों से ये लोग चुनाव हारे थे बीजेपी के लोग, कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि 1200-1500 वोटों से चुनाव हारे हैं, क्या वो पूरी ताकत लगाकर काम करेंगे संगठन के लिए? तो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बीजेपी में जितना कांग्रेस में गुटबाजी मध्य प्रदेश में दिखती है सामने से, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी में है, लेकिन वो दिखती नहीं है। लेकिन इस मंत्रिमंडल गठन में अगर मंत्री आप बन भी जाएंगे तो यहाँ से नई समस्याओं की शुरुआत होगी, खत्म नहीं होगी। अनुराग, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, जब ये पूरा समीकरण चल रहा था और मैं ये शिवराज सरकार बनने से पहले की बात कर रहा हूं, तब एक नाम भी घूम रहा था, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम घूम रहा था, और एक बात ये भी हो रही थी कि क्या कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसके नाम पर सवाल था। क्या अभी भी ये एक वजह हो सकती है जो गुट है? देखिए, इसमें साफ तौर पर चूंकि नरोत्तम मिश्रा को ऑपरेशन रंगपंचमी का सूत्रधार माना जाता है और बहुत स्वाभाविक दावेदार वो बन गए थे, पार्टी के कुछ लोगों ने भी कहा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर शिवराज के अनुभव पर को तरजीह संगठन ने दी, तो उस वक्त 2 फॉर्मूले निकले थे कि हम 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसको लेकर भी नरोत्तम मिश्रा जो दिल्ली गए, क्योंकि अगर वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो सिंधिया खेमा तुलसी सिलावट को भी आगे कर रहा है। शिवराज को अकेले राज करने की आदत रही है, और 2 उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता 3 भागों में बढ़ती दिखेगी मध्य प्रदेश की, जो शिवराज नहीं चाहते हैं। तो ये भी रसाकशी आपस में चल रही है पार्टी के अंदर की सियासत। काफी कुछ चल रहा है और उस सब कुछ को एक सूत्र में पिरोना और उसको बरकरार रखना एक स्टेबल सरकार के तौर पर, उसके लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ी मुश्किलें जरूर, ये कहना गलत नहीं होगा कि पेश आ रही हैं शिवराज सरकार को। शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश कोरोना के साथ साथ टिड्डियों से भी जंग लड़ रहा है। 28 साल बाद टिड्डियों ने इतना खतरनाक हमला किया है, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और कोई इसके प्रकोप से नहीं बच पाया है। पाकिस्तान से आया ये टिड्डियों का दल फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। देश में पहली बार टिड्डियों से निपटने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के हेलीपैड से टिड्डियों को मारने की मशीन से लैस हेलीकॉप्टर ने बाड़मेर के लिए उड़ान भरी। एक हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाने 2 मंत्रियों समेत दर्जन भर अमला ग्रेटर नोएडा के हेलीपैड तक पहुंचा। इस बार केंद्र सरकार को टिड्डियों के बड़े हमले का अंदेशा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते बाहर से मशीनें नहीं आ पाईं, इसलिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल में कुछ देरी हुई। इस बार टिड्डी का प्रकोप हुआ तो हिंदुस्तान की सरकार ने सबसे पहले ड्रोन का उपयोग किया। रात्रि को भी ड्रोन का उपयोग कर सकें, इसकी भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हम लोगों को अनुमति दी और उनका उपयोग आज टिड्डी को मारने के लिए किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का आज उपयोग शुरू हो रहा है। उधर पहली बार टिड्डियों का हमला राजस्थान और गुजरात से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार तक जा पहुंचा है। इसी के चलते आगरा में टिड्डियों को मारने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बीते 2 साल से टिड्डियों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है, और इस बार हमने देखा कि लगातार जो टिड्डियां हैं वो राजस्थान और गुजरात के रास्ते भारत के अंदर घुसी और उसके बाद में कई राज्य इससे प्रभावित हो गए। पहली बार इस टिड्डियों के आतंक को देखते हुए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि अधिकारियों ने दावा किया कि ड्रोन की मदद से आगरा में 70 से 80% तक टिड्डियों को मार गिराया गया है। सड़क पर भी मरी टिड्डियां हजारों की तादाद में दिखीं,
जिससे आगरा के बाशिंदे भी हैरान रह गए। 4 ड्रोन लगातार स्प्रे कर रहे हैं। जो भी अभी टिड्डी दल ऊंचाइयों पर बैठे हैं उस पर ड्रोन द्वारा उनको मारा जा रहा है और हमने लगभग जो दल आया था इसका 70% यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। हमने देखा रात के सुबह तो टिड्डियों का इतना जमावड़ा था कि बहुत ज्यादा, मतलब अनगिनत संख्या में जो है टिड्डियां यहाँ पे थी और यहाँ पे टहलना भी मुश्किल था। अब ये नहीं मालूम, इनका पता छोड़ नहीं है कि ये टिड्डियां कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन बहुत संख्या में थी। जानकार कहते हैं कि इस साल गर्मी कम पड़ने और लगातार मौसम में नमी बने रहने के चलते टिड्डियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए नई नई जगहों पर पहुंच रही हैं। ग्रेटर नोएडा से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर जल योजना की आधारशिला रखने मंगलवार को झांसी पहुंचे और जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की शुरुआत की। बताया जा रहा है कि ग्रामीण पाइप पेयजल योजना से 197 गांवों के 3.5 लाख ग्रामीणों की प्यास बुझेगी। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। सड़कों पर भारी जल जमाव के साथ नालियों के जाम होने से मुश्किलें लोगों की बढ़ी हैं। कॉलेज रोड, बाईपास रोड, नौशहरा मोहल्ले सहित कई जगहों पर बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा। हालांकि कई मोहल्लों में बारिश बंद होने के बाद पानी निकल गया। अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट मार्केट को बंद कर दिया गया है। दरअसल एक कारोबारी के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने 48 घंटों के लिए बाजार बंद करने का आदेश दिया है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा 24 मामले अलीगढ़ में ही सामने आए हैं। मुरादाबाद के कटघर इलाके में एक युवक बिजली के तार पर चढ़ गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और उसे उतारने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। उसके बाद नगर निगम और दमकल विभाग की टीम काफी मशक्कत के बाद उसे उतारने में कामयाब रही। युवक का कहना है कि 3 लोग उसे बहाने से कचहरी ले गए और उससे एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया। वो तीनों उसके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सरकार के 59 चाइनीज एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध के फैसले से कई लोग परेशान हैं। खासकर टिकटॉक खासा लोकप्रिय रहा है, लेकिन प्रयागराज के टिकटॉक स्टार ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार ने देश हित में फैसला लिया है। उनका मानना है कि जल्द ही भारतीय कंपनी इस तरह के कोई ऐप लेकर बाजार में सामने आएगी। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर विवाद के बाद देश भर में चीन को लेकर गुस्सा है और अब आम लोग भी चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर गंभीरता से सोचने लगे हैं। पटना के धर्मवीर इस विवाद से पहले चाइनीज एक्सेसरीज बेचा करते थे, तब बिक्री पर भी बम्पर बिक्री हुआ करती थी और उनका पारिवारिक जीवन भी आराम से गुजर रहा था। लेकिन मौजूदा हालात में इन्होंने चाइनीज सामान नहीं बेचने का फैसला कर लिया। हालांकि तड़क भड़क वाले चाइनीज सामान की जगह भारतीय सामान काफी महंगा होने से बिक्री पर असर अब पड़ने लगा है। खबर बिहार से। पीएम मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इन्हें देश के नहीं बल्कि चुनाव की चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम 4 बजे देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते देश अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहा है। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सर्दी जुकाम बुखार होता है। ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में सभी अपना ध्यान रखें। पीएम ने कहा कि त्योहारों का समय खर्च भी बढ़ाता है। फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर के अंतिम तक कर दिया जाएगा। खबर लुधियाना से। लुधियाना के सराहा नगर क्षेत्र में एक ब्रेजा गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई। कार में सवार पीड़ितों को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार हादसा सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। हादसे में 4 लोग जख्मी हैं। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है।
खराब होनी है। ओडिशा से आ रही खबर का रुख करते हैं। भगवान जगन्नाथ मौसीबाड़ी में 9 दिनों तक विश्राम करने के बाद आज मुख्य मंदिर लौटेंगे। उनके साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम भी रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वापसी उत्सव के दौरान भीड़ एकत्र होने से बचने के लिए पूरी प्रशासन ने 2 दिन कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। वाहुड़ा यात्रा के नाम से मशहूर इस उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ श्री मंदिर लौटते हैं। और पुरी में प्रवेश के सभी रास्ते सील रहेंगे और कर्फ्यू के समय में रथ यात्रा उत्सव में शामिल वाहनों के अलावा किसी और वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस घोषणा के एक दिन पहले ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रथ यात्रा वापसी उत्सव को सफल बनाने के लिए लोगों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की थी। और अब खबर पतंजलि की दवा से जुड़ी हुई। कोरोना की दवा को लेकर अब पतंजलि के सीईओ ने कोरोनिल दवा को लेकर यू टर्न लेते हुए एक सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि ये कभी भी दावा नहीं किया गया था कि कोरोनिल कोरोना को रोक सकता है या उसका इलाज कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोनिल के बारे में सिर्फ इतना कहा गया था कि ऐसी दवाई बनाई गई है जिससे क्लिनिकली कंट्रोल्ड ट्रायल जिसका किया गया और उससे कोरोना के मरीज ठीक हुए। इस बारे में कोई शक शुबा नहीं है। वैसे इस दवा को लेकर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफी विवाद हुए और आयुष मंत्रालय ने इस पर सफाई मांगी थी, जिसके बाद अब ये बयान आया है। और आज से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। उत्तराखंड के चमोली जिला प्रशासन ने बद्रीनाथ में चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बार की यात्रा को लेकर कुछ विवाद भी रहा है। कोरोना के खतरे की वजह से जिन रास्तों से यात्रा गुजरनी है वहां के लोगों ने कुछ विरोध जताया। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर यात्रा को लेकर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया है। भारत में चीनी सामान के बहिष्कार का असर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर उड़ीसा पर भी पड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ही चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर चल रही मुहिम से चीन के मोबाइल और उससे जुड़े एक्सेसरीज की बिक्री में तकरीबन 10% तक की गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मंगलवार को राजौरी में पहली महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। इससे पहले वो डोडा जिले में भी महिला पुलिस थाने का उद्घाटन कर चुके हैं। उनका मानना यह है कि महिला थाने के होने से महिलाएं अधिकारियों से सहजता से बात कर पाएंगी और उनके प्रति हो रहे गंभीर अपराधों में यकीनन इससे कमी आएगी। लगातार तेज बारिश का असर दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में देखा जा रहा है। दार्जिलिंग में भूस्खलन, नेशनल हाईवे 555 और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ट्रैक को नुकसान इससे पहुंचा है। कुर्सियांग सब डिवीजन के पगलाझोरा इलाके में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों के जीवन पर भी गहरा असर पड़ा है। सदर्न रेलवे के अधिकारियों ने मंगलवार को रेलवे इंजन में लगाए गए नए सेंसर्स की जांच पंबन रेलवे पुल पर की। इसके लिए पुल पर एक हल्के इंजन को दौड़ाया गया। रामेश्वरम के इस रेलवे पुल पर इस इंजन के एक्सेलेरोमीटर की भी जांच की गई। सांसद के घर पर हाथी का हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ आए दिन हाथी जंगल से निकलकर गांवों में घुस जाते हैं और फसलों सहित पेड़ पौधों को बर्बाद कर देते हैं। इस बार एक हाथी ने भाजपा सांसद गोमती साई के घर पर ही धावा बोल दिया और जमकर तबाही मचाई। हाथी ने सांसद के घर के आसपास के सारे पेड़ पौधों को बर्बाद कर दिया, साथ ही एक सौर पैनल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। भारत में तीरंदाजी के 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी और तानु दास शादी के बंधन में बंध गए हैं। दीपिका पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 और ओलंपियन हैं। दोनों ने 2013 में कोलंबिया में हुए वर्ल्ड कप में मिक्स डबल्स का कांस्य पदक जीता था। खास शादी के मौके पर रांची के मोहराबादी स्थित बैंक्वेट हॉल को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों और एहतियात की वजह से शादी में ज्यादा लोग नहीं बुलाए गए। और वक्त है टॉप 5 न्यूज का। आप
किन खबरों को देखना चाहते हैं। इसके लिए हम एक पोल पब्लिश कर रहे हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर उस पोल का हिस्सा हो सकते हैं और हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं कि किस खबर को आप पूरे दिन एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर देखना चाहेंगे, विस्तार से जानना चाहेंगे। इस क्रम में पहली खबर है, ऐप बैन से तिलमिलाया चीन, चिंगारी की चांदी। दूसरी खबर, चीनी कंपनी हुआवे ZTE पर यूएस में भी रोक। तीसरी खबर, खतरे में नेपाल, पीएम की कुर्सी, कैबिनेट की बैठक। चौथी खबर, ठाणे से कल से 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन। और पांचवी खबर, राष्ट्र के नाम संबोधन में बिहार चुनाव की झलक। तो इन 5 खबरों के लिए आप इस पोल का हिस्सा हो सकते हैं, हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। जाइए एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर और पोल का हिस्सा होकर अपनी राय पहुंचाएं।